नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो आज मैं सिर्फ लोकतंत्र खतरा में क्यों है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो ख़ास करके आज जो गुजरात में जो हो रहा है कि जो बिना निर्वाचन लड़े हुए बीजेपी के कैंडिडेट को निर्विरोध घोषित कर दिया गया है और गुजरात में ही एक और सीट पर बीजेपी जो कैंडिडेट जो लोकसभा 2024 में लड़ रहे हैं उनको भी निर्विरोध जीतने की संभावना है। तो उसका पहला कारण तो ये है कि उनके जो प्रस्तावक हैं जिन्होंने कह दिया कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन जबकि ये गलत बात है। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो भारत में जो निर्वाचन हो रहा है, जो जनरल इलेक्शन 2024 हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर विदेश से लोग आए हुए हैं। बहाना यह लगाया जा रहा है कि ये सब भारत में निर्वाचन कैसे होते हैं उसको देखने के लिए आया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बीजेपी के प्रचार के लिए, इनके अलायंस को भी नहीं, सिर्फ बीजेपी को प्रचार के लिए आए हुए हैं। 2004 में भी, वाजपेयी के समय में भी विदेश से बहुत लोग आए और बीजेपी का प्रचार हुआ, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी बुरी तरह से हारी। अगली चीज़ कि ये सब जो आकर के गुजरात में जो सब रुके हुए हैं वो कहीं न कहीं पूरे देश में ये भ्रमण कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता की शासन होती है, पारदर्शिता होती है। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कहती है कि जो देश के संसाधन पर पहली अधिकार अल्पसंख्यकों की है, तो अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ मुस्लिम से नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब कि जिस जगह पर या जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में जिसकी सबसे कम जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय आ चुका है। जैसे मान लिया जाए कि कश्मीर के इलाका में या जम्मू कश्मीर राज्य में अगर हिंदू की संख्या कम है तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। इसी तरह से बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, जीव, ये जो भी हैं, जहाँ पे भी इनकी संख्या कम रहेंगी वो अल्पसंख्यक होंगे। तो यह आरोप लगाना या फिर इलेक्शन के लिए इसको भंजाना या सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। जिस क्षेत्र, जिस राज्य में जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है। तो इस चलते ये देश की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ इसके बहकावे में नहीं आए। अगली चीज़ कि लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन अभी जो इलेक्शन बॉन्ड को निर्णय में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उससे इनके बीजेपी की मंशा जाहिर हो गई कि कितना पारदर्शिता ला रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये सरकार बिना विपक्ष के चुनाव लड़ना चाहती हैं। उसका उदाहरण अभी अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा में से 10 इनके जो कैंडिडेट थे बीजेपी के वो निर्विरोध चुन लिए गए। तो एक तरह से वहाँ पे जो हैं उनको डरा धमका करके या फिर जैसे भी हो साम दाम दंड भेद से पहले ही बैठा दिया गया, जैसे गुजरात के सूरत में किया गया। और इसमें जो विपक्ष की भूमिका होती है, या अभी आप देख रहे हैं जब निर्वाचन आ गया तो जो देश के दो जो बड़े कदावर नेता माने जाते हैं, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन और केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के आंखों के तारा कहे जाते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया गया ताकि ये विपक्षहीन होकर के चुनाव लड़ें और इनकी जीत हो। लेकिन इनके लिए निगेटिव ही होगा, क्योंकि झारखंड में भी इनके लिए निगेटिव हो रहा है, दिल्ली में तो होगा ही। अगर ये देश, अगर लोकतंत्र लाठी के बल पे चल जाए तो इस देश में जनता की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और मैं अगली बात बता देना चाहता हूँ
कि लोकतंत्र के में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो जनता की होती है। इसी कारण इसको लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस तरह से लोकतंत्र के और जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उसमें भी प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस ही होता है। पहला विधायिका, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब न्यायपालिका के भी सदस्य बिकाऊ हो जाए तो फिर देश की जनता की क्या हालत होगी, देश की लोकतंत्र की क्या हालत होगी। अभी जो पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि वहाँ के एक जज ने रिजाइन दे करके बीजेपी के टिकट ले करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले रंजन गोगोई पर भी ये आरोप लगा अयोध्या मुद्दे को लेकर के कि राज्यसभा में के मेंबर बनने के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय दिया। खैर इन्हें भी अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, जो सही निर्णय दे रहे हैं। इसके कारण पुनः देश की न्यायपालिका में इनका जो है देश की जनता का विश्वास बढ़ी है। अभी जो मदरसा अधिनियम 2004 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया गया, पुनः उसको स्थापित किया गया। क्योंकि लोकतंत्र में सबको बढ़ने की चांस मिलती है। जो कमज़ोर है, दलित है, पिछड़े हैं, उसके लिए अलग से प्रोविज़न किया जाता है ताकि समाज के मुख्य धारा में बराबरी कर सके। लेकिन जब इस तरह की जो घटनाएं घटेंगी, इस तरह के निर्णय आएंगे, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अगली बात, किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय का, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर इनकम टैक्स का या इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा किस तरह से परेशान किया जा रहा है कि इनके पिछले कम से कम 20-30 साल पहले का जो ये था इनकम टैक्स से संबंधित, जबकि सब कुछ क्लियर है, उसमें भी इनको जो फंड जो है फ्रीज कर दिया जा रहा, और फ्रीज कर भी रहे। खैर एनीवे, सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप के बाद इनको फिर राहत मिली है। तो लोकतंत्र को बचाना है तो देश की जनता बचाएगी। और निर्वाचन भी देश में चल रही है, निर्वाचन भी चल रहा है, और इसको किस नज़रिए से देश की जनता बचाएगी ये देश की जनता डिसाइड करेंगे। और अभी जो इन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक देश एक निर्वाचन की बात, तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के खतरे का संकेत है। क्योंकि मोदी जी ने कहा भी है कि अभी मेरा टेलर है, अभी तो फिल्म होना बाकी है। तो टेलर में यही सब दिखाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती किसी को बैठा दिया जाए, या तो पैसा लेकर के बैठो, या तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। जीतेगा तो मेरा ही कैंडिडेट जीतेगा। तो टेलर में जैसे सूरत में, अरुणाचल प्रदेश में जो ज़बरदस्ती जो विपक्ष के कैंडिडेट को बैठा दिया जा रहा है, सूरत में खास करके बसपा के कैंडिडेट को साथ किस तरह से व्यवहार करके डरा धमका करके बैठा दिया गया। अरुणाचल में भी जो दलित या ट्राइबल थे उनको किस तरह से बैठा दिया गया, ये देश की जनता देख रही है। एक तरफ आप बोलते हैं कि कांग्रेस आरक्षण को बांट करके मुस्लिम को दे देगा, जो आरक्षण दलित ओबीसी SC ST का है, ये सब चीज़ें बातें गलत है। क्योंकि अल्पसंख्यक जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे जो सांप्रदायिक अल्पसंख्यक रहेंगे उसके लिए प्रोविज़न करेंगे, चाहे कहीं का भी सरकार हो। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय आया कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम से नहीं है, बल्कि जिस राज्य या क्षेत्र में जिस संप्रदाय के लोग कम हैं उनकी संख्या से है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक उदाहरण भी दे देता हूँ। जो अभी रसिया में जो पुतिन का जो क्या हाल बनाए हुए है कि अपने विपक्षी दल के नेता को, जिनको जीतने की संभावना थी, नावल्नी को, उसको किस तरह से जेल में हत्या करवा दिए ताकि वो विपक्षहीन
देश के नेता के विपक्षहीन देश में या उस देश में कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं हो, चुनाव जीत भी गए। उसी तरह से जो भारत में जो ये करना चाह रहे हैं कि विपक्षहीन हो देश, कोई पार्टी का नेता नहीं हो, एक छत्र राज्य स्थापित करे, वो भारत में नहीं चलेगा। पहली बात कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ सब संप्रदाय के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं। रसिया की जनसंख्या कम है, वहाँ एक पार्टी की सरकार है, यहाँ पे बहुत पार्टियों की नेता हैं और बहुत सब मिल करके सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र का यही खूबसूरती भी है कि हर कोई मौका मिले, हर कोई जीतने का मौका मिले, हर का अपनी बात रखने की आज़ादी हो। और ये जब आज़ादी 90 के दशक में आया और ख़ास करके ओबीसी SC ST के लीडर बने, सरकार में भागीदारी बनी, तब ये देश फिर मजबूत हुआ। क्योंकि वहाँ पे जो भी ओबीसी SC ST या दलित या माइनॉरिटी के नेता थे, अपने लोगों के कल्याण की बात की, नौकरी में वैकेंसी बड़े पैमाने पर आने लगे, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया, तब ये वर्ग मजबूत हुआ। तो ये वर्ग मजबूत हुआ तभी ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी के लीडर भी मजबूत हो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन पहले 90 के पहले क्या हाल था कि एक गांव में 20-20 हज़ार वोट होती थी और खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जाती थी। हत्या इस सेंस में की जाती थी कि वहाँ पे जो कमज़ोर तबके दलित ओबीसी SC ST को वोट नहीं दिए जाते थे। जबकि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की शासन, वो शासन जनता की वोट से बनती है। तो अगर ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के नेता ने अगर इस कम्युनिटी के लोगों को दिया है, तो इस कम्युनिटी के लोग उनको बदले में दे रहे हैं कि जान पर खेल करके अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि अपने लोगों की सत्ता में भागीदारी हो। और जो भी लोकतंत्र की खतरा में डाल रहे हैं, संविधान को खतरा में डाल रहे हैं, उनसे सुरक्षा करें, क्योंकि शासन से ही ये सब सुरक्षित हो सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल्य होता है वो संविधान होता है, लेकिन संविधान को भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। अगर इंडिया गठबंधन के लोग अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई गलत नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा संविधान में किस तरह से बदलाव किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं। और ये मोदी जी बोल रहे हैं कि बाबा साहब भी आएंगे तो संविधान ख़त्म नहीं करेंगे। अब बाबा साहब तो आ नहीं सकते हैं, जो बाबा साहब के यहाँ जो वंशज हैं या जो उनके जो प्रतिनिधि हैं वही संविधान बचाएंगे। संविधान खत्म करने का मतलब नहीं कि संविधान समाप्त हो जाएगा। आप इसमें इतना संशोधन कर देंगे, इतने तरह के उलूल जुलूल बातें ला देंगे कि अपने आप ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। खैर एनीवे, संविधान को भी संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान को रक्षा करते हैं और आगे भी रक्षा करेंगे। तो इस चलते अब लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पहलू होता है या वाचडॉग जिसको कहा जाता है वो न्यायालय ही होता है, खास करके सुप्रीम कोर्ट है। तो सत्ता पाने के चाहत में इस तरह की कामें नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र को खतरा में कर दें। कोई चुनाव नहीं लड़े, जिसको मन में आ रहा है उसको आप बिठा दे रहे हैं। अगर आपको इतने औकात है तो नॉर्थ इंडिया में जो ओबीसी SC ST दलित को जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जिस पार्टी से भी हो, चाहे सपा से हो, बसपा से हो, चाहे और अपना पार्टी हो, उसको आप बिठा के दिखा दें, तब मैं समझूँ अपना घर में कुत्ता भी शेर होता है। जब वही कुत्ता अपना घर से बाहर निकलता है तो दुम हिला करके बैठ जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि सारा जो वोट बैंक की जो राजनीति है वो नॉर्थ इंडिया से है और इसी वर्ग के प्रतिनिधियों को बैठा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है कि जहाँ जहाँ भी मान लिया जाए कि कमज़ोर पड़ रहे हैं जिस राज्य में, उनको आप ज़बरदस्ती बैठा दे रहे हैं। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, आप यही काम महाराष्ट्र में करके दिखा दीजिए, नहीं कर सकते, क्योंकि हर का एक क्षेत्र होता है, एक सीमा होता है। ये भी मैं जानता हूँ कि आप गुजरात में 100% सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे 25 या 26 जो भी सीट है, उसमें से 2 तो लगभग ख़त्म ही हो चुका, अब 24 ही बचा। लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा है कि
जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कुछ सीटें जीतेंगी, क्योंकि सब ऐसे नहीं है कि दब्बू होते हैं, डरपोक होते हैं। जब कोई अगर नॉमिनेशन फाइल किया है तो इलेक्शन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो एक इस पर कहा भी गया शेर भी कहा गया कि जमहूरियत तर्ज हुकूमत है जहाँ सर गिने जाते हैं तौले नहीं जाते। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ जो निर्वाचन होता है वो जो है वो गिने जाते हैं, काउंटिंग से होते हैं, इन्हें कि तौला जाता है कि जहाँ मन में हो जब बैठा दिए, मारकाट कर दिए, ज़बरदस्ती बैठा देने को तौलने मतलब होता है कि तौला जाता है कि कौन मजबूत कैंडिडेट है उसको कैसे बैठा दिया जाए। तो उससे नहीं चलेगा। आप 1-2% भी ऐसा नहीं करेंगे, गुजरात में कर लेंगे, इसके अलावा आपका कहीं नहीं चलने वाला। आप गुजरात में करके दिखा भी रहे हैं। इस चलते देश की जनता के डरने की ज़रूरत नहीं है, ना OBC SC ST माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट हैं उनको डरने की ज़रूरत है। वो उत्साह के साथ, साहस के साथ इलेक्शन लड़े। आप देश की जनता आपके सामने खड़ी हैं और आप लोग जीतेंगे भी। इस पर एक और शेर भी कहा गया, झुकाना सिर पड़ता है सर लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। मेरा कहने का मतलब है कि जो सरदारी के लिए लड़ रहे हैं, जो चमचागिरी कर रहे हैं, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग, यूनिवर्सिटी के हो चाहे कॉलेज के हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे रिसर्चर हो, वो सरदारी के लिए जो चमचागिरी कर रहे हैं वो करते रहें। देश की जनता इसकी जवाब देगी और ये लोकतंत्र को बचाएंगे। भारत का लोकतंत्र कभी खतरे में न पड़ा था, न पड़ रहा है, न पड़ेगा। आप कितना भी कोशिश कर लें खतरे में डालने के लिए, लेकिन भारत की लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ेगा। थैंक यू।